हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 13 जून 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे द हिंदू से है कि कोविड-19 का केस जो इंडिया में अभी भी राइज कर रहा है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि एज ऑफ 10:45 PM ऑन फ्राइडे मतलब कल रात के 10:45 बजे तक यहाँ पे बताया कि 3 लाख से क्रॉस कर गया, 3,09,361 कोविड-19 के केस हो गए। और हमारा जो डेथ हो गया हमारे कंट्री में 8890, यानी कि लगभग बोल सकते हैं 9,000 के आसपास डेथ हो गया। फ्राइडे को 11,112 नए केस मिले हैं, है ना। और 388 नए डेथ जो कल वहाँ पे देखे गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखा है कि अमोंग स्टेट विथ मोर देन 5,000 केसेज हरियाणा डबलिंग टाइम ऑफ 9.1 डेज। तो कहा जा रहा है कि हरियाणा का जो डबलिंग टाइम है 9.1 डे है, जो सबसे फास्टेस्ट है। और जबकि मध्य प्रदेश का जो डबलिंग टाइम है 33 दिन है, मतलब 33 दिन में यहाँ पे केस डबल हो रहा है, ठीक है, जो कि सबसे स्लोवेस्ट है। यहाँ देख सकते हैं, है ना। बिहार का यहाँ देखिए तो बिहार का यहाँ 17 दिन में यहाँ पे केस डबल हो जा रहा है। और एवरेज केस देखा जाए बिटवीन जून 6 एंड 12, है ना, 6 जून से 12 जून के बीच में, तो इंडिया रिकॉर्डेड 10,450 न्यू केसेज। डेली लगभग 10,450 केस ऑन एन एवरेज निकल रहे हैं, है ना, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा केस हो चुका है इंडिया में। हालांकि एक अच्छी बात है कि रिकवर्ड केस जो है एक्टिव केस से ज़्यादा रिकवर्ड केस हो गए हैं, यानी कि रिकवर करने वाले की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे कि एनजीटी डायरेक्टिव टू यूपी पीसीबी और मेडिकल वेस्ट। तो यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एनजीटी के द्वारा डायरेक्शन दिया गया है मेडिकल वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में देख रहे थे, यूपी एनजीटी के बारे में देख लेते हैं। तो एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनजीटी स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बनाया गया था एनजीटी एक्ट 2010 के तहत। एनजीटी एक्ट 2010 के तहत इसको बनाया गया था। इंडिया तीसरा ऐसा कंट्री है जहाँ पे एनजीटी लाइक मैकेनिज्म, मतलब कि एक स्पेशल इन्वायरमेंटल लॉ से डील करने के लिए एनजीटी क्या करता है, तो इन्वायरमेंटल लॉ से डील करता है। तो एक स्पेशली एक ऐसा बॉडी जो इन्वायरमेंटल लॉ से ही डील करता हो। इंडिया ऐसा तीसरा कंट्री, पहले ऑस्ट्रेलिया था, उसके बाद न्यूजीलैंड, तीसरा इंडिया है जहाँ पे एनजीटी लाइक मैकेनिज्म है। एनजीटी सारे इन्वायरमेंटल लॉ से डील करता है। दो लॉ को छोड़ के, एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एक है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये दोनों को छोड़ करके एनजीटी सारे मतलब जितने भी इन्वायरमेंटल लॉ है इंडिया में सबसे डील करता है। बस ये दोनों को छोड़ के एनजीटी किसी केस को 6 महीने में सॉल्व करता है। तो याद रखिएगा, एनजीटी जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है, बल्कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। नॉर्मली जो कोर्ट होते हैं दोनों को फॉलो करते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर दो चीज़ मेन बात है। ऐसे तो इसके तहत बहुत बातें आते हैं, लेकिन मेन दो बात आता है। इसके तहत क्या है कि कोई भी अपने केस में जज नहीं हो सकता है और किसी को बिना सुने सजा नहीं हो सकता। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एनजीटी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता। 6 महीने में अपना डिसीजन देता है। इसका एक हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा 4 जगह इसका और ब्रांच है, सीबीसीबी याद रखिएगा, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और भोपाल। 4 जगह इसका ब्रांच है, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और भोपाल, ठीक है। तो ये था एनजीटी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीएम अनवील्स मुंबई न्यू फ्लड वार्निंग सिस्टम कॉल इट्स बून। तो महाराष्ट्र के जो सीएम है अभी उद्धव ठाकरे, उनके द्वारा एक नया फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसका उद्घाटन किया, बोले कि एक मुंबई के लिए वरदान साबित होगा। इसके तहत क्या होगा, सिस्टम विल हेल्प एस्टिमेट लेवल ऑफ इनंडेशन 3 डे इन एडवांस। तो 3 दिन एडवांस में पता चलेगा कि कितना मुंबई में पानी होने वाला है, कितना बाढ़ आने वाला है, मतलब बाढ़ का भविष्यवाणी किया जाएगा इसके द्वारा 3 दिन पहले से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका नाम क्या रखा गया, आई फ्लो। इसका नाम रखा गया आई फ्लो। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आई फ्लो भी न्यूज़ में था, क्या है, वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, है ना। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि मुंबई में फ्लड वार्निंग सिस्टम बनाया गया, उसका नाम क्या है, तो आई फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया द फ्लड मैनेजमेंट इज अ बून फॉर द सिटी एंड विल हेल्प इन सेविंग मुंबई। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन के तहत और कौन कौन सा जीमा आता है, इसके द्वारा बनाया किसके द्वारा गया है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यूनियन मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर यही है और अर्थ साइंसेज के भी यही मिनिस्टर हैं, ठीक है। इनके तहत अभी 3 मंत्रालय आ रहा है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का ये जो आई फ्लो है ना, आई फ्लो जो सिस्टम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा डेवलप किया गया है बृहत मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिल करके, मतलब कि बीएमसी यानी कि मुंबई कॉर्पोरेशन से मिल करके, वहाँ का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके साथ मिल करके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा आई फ्लो को डेवलप किया गया है, ठीक है। इसके द्वारा अभी बताया कि आई फ्लो के द्वारा ये भी पता चलेगा कि साइक्लोन के कारण कितना रेनफॉल होने वाला है, नॉर्मल रेनफॉल कितना होने वाला है, ठीक है। और भी यहाँ पे एक बताया गया यूनियन मिनिस्टर के द्वारा कि इन 2004 सुनामी वी लॉस्ट लाख्स ऑफ लाइव्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो 2004 में सुनामी जो आया था, वहाँ पे यदि ऐसा कोई सिस्टम रहता तो हम लोग ऐसा कुछ मतलब वहाँ पे कई लोगों की जान बचा सकते थे। बट नाउ इंडिया हैज डेवलप्ड एन अर्ली सुनामी वार्निंग सिस्टम, है ना। तो मतलब ये तो रेनिंग के लिए तो वार्निंग सिस्टम है ही, मतलब फ्लड के लिए फ्लड वार्निंग सिस्टम। अब अर्ली सुनामी वार्निंग सिस्टम इंडिया के पास है, ठीक है। और ये पूरे दुनिया को वार्न कर सकता है कहीं सुनामी आ रहा है तो। और यूनेस्को इंडिया से हेल्प मांगा था, यूनेस्को हैज आस्क्ड इंडिया टू हेल्प अदर कंट्रीज, ठीक है। यूनेस्को द्वारा कहा गया इंडिया को
कि तो हमारे कि दूसरे कंट्री को हेल्प कीजिए, तो एक लिए हमारे मतलब कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग इतना डेवलप कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट यहाँ पे सैंपल फ्रॉम लोनार लेक सेंड टू टेस्टिंग। तो लोनार लेक के बारे में सुने होंगे, मुंबई में है ना। लोनार लेक महाराष्ट्र के अंदर आता है, ठीक है। और वहाँ पे अभी एक्चुअली हुआ क्या है कि वहाँ का लेक का जो पानी होता है नॉर्मली ग्रीन होता है, ग्रीन एल्गी के कारण होता था। और ये लेक का पानी काफ़ी ज़्यादा एल्कलाइन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खारा पानी है, बोल सकते हैं क्षारीय पानी है। यहाँ पे एल्कलाइन है, बेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है, और इसके तहत एल्गी भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। अभी हुआ है कि इसका वाटर जो पिंक टर्न कर गया है, ठीक है, इसका देख सकते हैं इसमें। पहले नॉर्मली इसका पानी ग्रीन कलर का हुआ करता था। अब तो CSIR जो नीरी है, CSIR, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन बताइए। रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया का, इसी के तहत आता है नीरी। नीरी का हेडक्वार्टर नागपुर में है, ठीक है। नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, जो नागपुर में बेस्ड है। और उसके अलावा इसके अलावा एक है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे का है ना। ये दोनों इसका सैंपल लेकर के गए हैं और टेस्ट करेंगे कि आखिर पिंक हुआ क्यों है, ऐसा मतलब किसी को कंफर्म नहीं कि क्यों हुआ है, ठीक है। और हर किसी के लिए हर मतलब कि पहले भी इसका पानी हल्का पिंक होता था, इतना पिंक नहीं कि क्लियर दूर से देखे, इमेज में भी देखने लगे, ठीक है। इसका पानी हल्का पिंक हमेशा से रहता था, एल्कलाइन होने के कारण, एल्कलाइन और एल्गी दोनों होने के कारण यहाँ पे हल्का पिंक पहले से ही रहता था, ठीक है। ये लोनार लेक जो है याद रखिएगा, मुंबई में है, मतलब सॉरी मुंबई से कुछ दूर है, महाराष्ट्र में है। और ये मतलब कि क्रेटर के द्वारा बना हुआ लेक है। क्रेटर का मतलब कि ऊपर से एक मेटेरॉइड आया था काफ़ी साल पहले, ठीक है, काफ़ी हाई स्पीड से आया था। नॉर्मली जो मेटेरॉइड आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन के कारण जो है कम्प्लीटली बर्नअप हो जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी बड़ा क्रेटर था तो जला भी और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में था, इसलिए अर्थ पे पहुँची, और अर्थ पे पहुँचा जहाँ पे गिरा वहाँ पे एक गड्ढा कर दिया है। इस गड्ढा का रेडियस 1.2 किलोमीटर, तो सोच सकते हैं काफ़ी बड़ा गड्ढा, देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन इसका जो रेडियस है इसका जो डायमीटर है 1.2 किलोमीटर का है, ठीक है। तो 1.2 किलोमीटर बड़ा एक गड्ढा कर दिया, जो लेक है जिसको लोग लोनार लेक के नाम से जानते हैं। तो यदि पूछा जाए कि क्रेटर लेक इंडिया में कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, नाम है उसका लोनार लेक, ठीक है। लगभग माना जाता है कि आज के 50,000 साल पहले यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, एक मेटेरॉइड यहाँ पे गिरा होगा, जिसके तहत लोनार लेक क्रिएट हो गया, ठीक है। ये टूरिस्ट सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी लोकल लोग भी घूमने आते हैं और फिर बाहर से भी काफ़ी लोग घूमने आते हैं। याद रखिएगा रामसर साइट नहीं है, एक एग्जाम में पूछा गया था कि लोनार लेक जो है रामसर साइट है कि नहीं, तो रामसर साइट नहीं है। रामसर साइट क्या होता है, तो कुछ कुछ साइट को, कुछ कुछ वेटलैंड को, जैसे लेक वगैरह होते हैं, उनको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया जाता है और उसको बोलते हैं रामसर साइट। रामसर साइट एक्चुअली है क्या, वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए ईरान का एक सिटी है रामसर, ठीक है, ईरान का सिटी है रामसर। वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, उसी दिन तय किया था कि हम लोग वेटलैंड को कंजर्व करेंगे। तो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए कभी रामसर साइट के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस इतना अभी याद रखिए कि लोनार लेक जो है रामसर साइट नहीं है। रामसर साइट क्या होता है, तो वेटलैंड ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस, सॉरी नेशनल इंपॉर्टेंस, और रामसर एक सिटी है ईरान में, ठीक है। 2 फरवरी को ये साइन हुआ था, मतलब कि जो भी सम्मेलन था वेटलैंड पे, तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। हालांकि ऐसा इंडिया में मतलब कि दुनिया के और भी कई हिस्से में ऐसा हुआ है कि पानी रेड या पिंक हो गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सच अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ लेक इन ईरान द वाटर टर्न रेडिश ड्यू टू इंक्रीज सैलिनिटी। तो सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वाटर जो है रेडिश टर्न हो गया था ईरान में, है ना। तो उसी तरीके कुछ यहाँ भी हुआ होगा, इसके बारे में भी पढ़ा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा, तो कंफर्म कुछ नहीं बोला जा सकता। नेक्स्ट है स्टूडेंट चार्ज विद सेडिशन ग्रांटेड बेल। तो एक स्टूडेंट को सेडिशन का चार्ज लगाया गया था, उसको बेल मिल गया। तो सेडिशन का चार्ज क्यों लगा था, ओवैसी का एक मतलब कि कोई रैली था, ठीक है, CAA के अगेंस्ट, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसके अगेंस्ट में। तो वहीं पे एक 19 साल की एक लड़की थी, ठीक है, जो मंच पे जा करके और पहला लाइन मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाई थी इस मंच से। फिर उसके बाद ओवैसी के द्वारा उसके माइक छीना गया और बोला गया कि नहीं, हम इस बच्ची के सपोर्ट में नहीं हैं। जो भी है, मतलब कि इनके द्वारा यहाँ पे दिखाया कि हम स्टॉप कर रहे हैं। इसका नाम, इस लड़की का नाम अमूल्या था। तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगने के कारण ये बेंगलुरु में हुआ था। बेंगलुरु में देख सकते हैं आप, यहाँ भी लिखा है इस बात को। तो फिर सेडिशन का चार्ज इसके ऊपर लगाया था, सेडिशन का चार्ज लगाया गया था। तो फिर अभी बेल दे दिया गया है। बेल का मतलब इसको कम्प्लीटली बरी नहीं कर दिया गया कि कोई गुनाह नहीं की है, बस इसको जेल से बाहर भेज दिया गया है अभी, ठीक है। तो हम लोग सेडिशन के बारे में देख रहे थे। सेडिशन जो है IPC का एक सेक्शन है, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 124A, ठीक है, 124A इसके तहत लगाया जाता है। तो यहाँ पे 124A लिखा हुआ है, ए जो भी कैपिटल में लिखा हुआ। तो यदि जहाँ भी आपको कैपिटल में लिखा मिले ना, मतलब कोई आर्टिकल, कोई सेक्शन, तो समझिए कि अमेंडमेंट करके लाया गया था, ओरिजिनल वाले में नहीं था, ठीक है। तो 124A जो है ये IPC तो ऐसे 1860 का है, IPC 1860 का है, 1860 का है, ठीक है। लेकिन उस समय आर्टिकल 124A उसमें नहीं था। आर्टिकल 124A कब ऐड किया गया, 1870 में ऐड किया गया था, 1870 में ऐड किया गया था। एक जेम्स स्टीफन नाम के आदमी थे, उनके रिकमेंडेशन के आधार पे, जेम्स स्टीफन के रिकमेंडेशन पे 1870 में आर्टिकल सेक्शन 124A,
सेक्शन 124 है, इसको इंक्लूड किया गया था आईपीसी में, ठीक है। 1860 का आईपीसी है। आईपीसी बनाने में मेन एक रोल था लॉर्ड मकाले का, ठीक है। लॉर्ड मकाले का मेन रोल था। लॉर्ड मकाले जो है 1833 का हम बात बताते हैं, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें बताया गया था कि वायसराय को हेल्प करने के लिए एक जो होंगे जुडिशियल मेंबर होंगे, एक जुडिशियल एडवाइजर के रूप में, मतलब कि एक ऐसे कानूनी सलाहकार के रूप में एक व्यक्ति होंगे। हम लोग आज इसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ये जो पोस्ट को हम लोग आज अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। तो इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? 1834 में अपॉइंट हुए थे 1833 के एक्ट के तहत, और उनका नाम था लॉर्ड मकाले। तो लॉर्ड मकाले का ही मतलब कि काफ़ी बड़ा योगदान है इंडिया के आईपीसी बनाने में, इंडियन पिनल कोड बनाने में। ये था सेडिशन के बारे में, याद रखिएगा सेक्शन 124A, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट वन डिवोटी फॉर कोरोना देवी इन केरला टेम्पल। तो केरला में एक मंदिर बनाया गया है, वहाँ पे कोरोना देवी इस तरीके का वहाँ पे सेटअप किया गया, और एकमात्र पुजारी हैं, ठीक है, नाम है अनिलन। तो अनिलन एक्चुअली अनिल नाम होगा, मलयालम में एक्चुअली केरला में क्या होता है, संस्कृत का इन्फ्लुएंस मलयालम लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए अनिलन वहाँ पे बोला गया है ना। तो इनके द्वारा एक गॉडेज कोविड-19 का यहाँ पे मूर्ति सेटअप किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूजा भी किया गया, और मात्र यही एक आदमी है जो उनकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। और उनके द्वारा कहा गया है कि वर्शिपिंग अ वायरस इज नॉट एन एलियन कस्टम, मतलब किसी वायरस की पूजा करना एलियन कस्टम नहीं। एलियन कस्टम मतलब दूसरे कंट्री से हम लोग अडॉप्ट नहीं किया, हमारे कंट्री में इतिहास रहा है किसी वायरस का या फिर किसी बीमारी का जो रिलेटेड, जो उसका वायरस या बैक्टीरिया जो भी है उसका रीजन है, उसको पूजा करने का। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कोरोना देवी का यहाँ पे मूर्ति इस्टेब्लिश किया गया है, जो SARS-CoV-2 जैसा दिख रहा है क्लियरली, एक रेड स्पाइकी टेंडेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे कहता है जैसे जिस तरह से 33 करोड़ हिंदू देवता हैं उसमें एक और शामिल कर लिया गया इनके द्वारा, ऐसा कहा गया, और सिर्फ यही पूजा करेंगे, बाहर के लोगों को पूजा करने या दर्शन का अलाउड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थर्मोकोल का बनवाया गया है, यहाँ पे हम पढ़े थे अभी, हाँ, मेड ऑफ थर्मोकोल का जो मूर्ति यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो रेप्लिका यहाँ पे दिख रहा है, थर्मोकोल का कम्प्लीटली बनाया गया है, ठीक है। और इसका कोई मूल मंत्र नहीं है, जैसे हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता हैं तो उनके लिए एक मूल मंत्र है ना, जैसे गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किसके लिए है ये बताइए। जैसे नॉर्मली लोग सोचते हैं गायत्री मंत्र गायत्री माता के लिए होगा, तो ये गलत है, ठीक है। गायत्री मंत्र किस देवी देवता को डेडिकेटेड है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, नहीं तो कम से कम गूगल से सर्च करके आप खुद नॉलेज रख सकते हैं कि गायत्री मंत्र किसके लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ बताया कि केरला में ऐसा बात नहीं है कि पहली बार पूजा किया जा रहा है किसी वायरस को, इसके पहले स्मॉल पॉक्स का एक्चुअली तो पूरे इंडिया में पूजा किया जाता है माता के रूप में, हालांकि कहीं कोई मंदिर नहीं है कि स्मॉल पॉक्स का स्पेशल मंदिर, लेकिन केरला में ऐसा है कि स्मॉल पॉक्स के स्पेशल मंदिर है। उसके अलावा और भी कई कंटेगियस डिजीज, मतलब कुछ टेम्पल में उसके लिए मूर्ति है, तो ऐसा पहली बार यहाँ पर केरला में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से। नेक्स्ट, गवर्नमेंट होल्ड बैक फुल IIP डाटा फॉर अप्रैल। तो यहाँ पे IIP डाटा को जो निकाला गया है अभी, ठीक है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, मतलब गवर्नमेंट अपना सफाई दे रही है कि IIP डाटा इतना कम क्यों हो गया है। तो IIP डाटा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी IIP डाटा जो है 56.3 पॉइंट है, ठीक है। पिछले साल अप्रैल की बात किया तो 126 पॉइंट होता है। आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारा IIP डाटा होता था 200 के लगभग में होता था। तो अप्रैल 2019 में भी थोड़ा सा स्लो डाउन था ही, है ना। पिछले एक साल से हमारे यहाँ अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, मतलब कि GDP ग्रोथ रेट भी आप देख सकते हैं कम था। तो IIP डाटा नॉर्मली 200 के रेंज में रहता था, 180 से 210-20 के आसपास ऐसा नॉर्मल रहता था, अभी 56 पे आ चुका है। पिछले साल 19 में भी देखा जाए तो अप्रैल में 126 था, ठीक है। तो IIP होता क्या है हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है, उसका एक डाटा यहाँ पर तैयार किया जाता था। ये मंथली बेसिस पर निकाला जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा मतलब कि वैल्यू दिया जाता है। ये बताता है कि पर्टिकुलर मंथ में कितना प्रोडक्शन हुआ है ना, उसको बेसिस बनाता है यहाँ पे। तो इसका जो बेस ईयर है 2011-12 है, याद रखिए इसका बेस ईयर 2011-12 है। मंथली बेसिस पे निकाला जाता है, CSO के द्वारा निकाला जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है। CSO जो MOSPI के अंदर आता है। MOSPI क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो MOSPI के अंदर आता है CSO जो है मंथली बेसिस पे IIP को रिलीज़ करता है। IIP रिलीज़ करने में 6 वीक लग जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे अभी अप्रैल का डाटा है, तो अप्रैल को बीते हुए 30 अप्रैल को गए हुए 6 वीक हो गए हैं ना, लगभग 1.5 महीना, 15 जून आने वाला है ना। तो आज 13 जून है, तो IIP डाटा रिलीज होने में 6 वीक लग जाते हैं। मतलब कि यदि मई का आपको चाहिए डाटा तो आपको कब मिलेगा? जुलाई के मिडिल में। उसी तरह से जून का डाटा, जून में क्या प्रोडक्शन हुआ, कितना फैक्ट्री वर्क किया, इसका डाटा कहाँ मिलेगा? तो अगस्त के मिडिल में, 15 अगस्त के आसपास, है ना। तो IIP डाटा निकालने में 6 वीक लग जाते हैं, क्योंकि डाटा को कलेक्ट करना, उसको कंपाइल करना, उस पर निष्कर्ष निकालना, है ना। तो IIP डाटा के बारे में था कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथली बेसिस पे CSO के द्वारा निकाला जाता है। CSO MOSPI के अंदर आता है, 6 वीक लग जाता है। 2011-12 बेस ईयर है। इसके तहत जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होते हैं हमारे कंट्री में, सबको इंक्लूड किया जाता है। हमारे कंट्री में एक 8 कोर सेक्टर है ना। कोर सेक्टर एक डिफाइन किया गया, मतलब कंट्री का जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसको कोर सेक्टर बोला गया, और 8 सेक्टर को कोर सेक्टर बताया गया है।
आईआईपी में इसका योगदान 40.2%, मतलब हमारे कंट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है उसका 40% यही कोर इंडस्ट्री से आता है। ठीक है, तो कोर इंडस्ट्री के अंदर आते कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल। तो अलग अलग यहाँ पे रिफाइनरी प्रोडक्ट अलग है, क्रूड ऑयल अलग है, तो दोनों ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया, उसके अलावा रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर। ये 8 सेक्टर को कोर सेक्टर बोला जाता है, जो आईआईपी में जिनका योगदान 40.2% है। ठीक है, ये था आईआईपी और कोर सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक्सपर्ट से वाच डेथ टोल नॉट केसेस। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, पता नहीं एक्सपर्ट कहाँ से आते हैं, हमको तो आज तक मिले नहीं ऐसे। जब लॉकडाउन होता है तो कहते हैं लॉकडाउन खोलो, खोलते हैं तो कहते हैं लॉकडाउन बंद करो, मतलब फिर से लॉकडाउन करो। ठीक है, मतलब कभी एक बात पे अड़े नहीं रहते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं, मतलब कि देखना चाहिए कि कितना केस हमारे यहाँ बढ़ रहा है, डेथ को नहीं देखना चाहिए, कभी कहते हैं कि केस नहीं डेथ को देखिए। तो कुछ भी हो सकता है इंडिया में। तो एक्सपर्ट का कहना है कि डेथ टोल को देखा जाए, मतलब कि कितने लोग मर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, ना कि कितने लोग केस है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी जो एक्टिव केस का नंबर है रिकवर्ड केस की संख्या से कम गया है, मतलब ज़्यादा लोग रिकवर कर रहे हैं, एक्टिव केस कम गया है। हालांकि एक्टिव केस डेली हर साल मतलब कि डेली लगभग 10,000 बढ़ ही रहा है, तो रिकवर भी उसी रेंज से हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ तारीफ करना पड़ेगा, तो तारीफ तो कर नहीं सकते हैं लोग कि हाँ गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा दे रही है, इस कारण से लोग रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक नया अब नोटंकी निकला है कि डेथ टोल को देखिए। तो इस पर जो है पीएम जो है बात करने वाले हैं सीएम से, राज्यों के सीएम से। 16 और 17 2 दिन बातचीत चलेगा। ठीक है, 16 को ऐसे राज्य से बातचीत चलेगा जहाँ केस अभी कम है, जहाँ पे ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है, मतलब केस बाकी के मुकाबले कम है, केस तो हर जगह ही 500-1000 के लगभग पहुँच ही चुका है। और 17 को मेनली स्पेशल स्टेट से बात किया जाएगा जहाँ पे केस काफ़ी ज़्यादा हैं, जो एकदम हालत ख़राब करके रख दिया। महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, है ना, ऐसे स्टेट जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ पे 17 तारीख को बात किया जाएगा वहाँ के सीएम से, और बाकी जगह से 16 से, और 16-17 से बात किया जाएगा। ठीक है, और ये जो अफवाह फैल रहा है कि फिर से लॉकडाउन होने वाला है, तो कल एक मिनिस्टर के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि ऐसा लॉकडाउन अभी होने का कोई प्लान नहीं है, मतलब कि बस ये अफवाह है, हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सरकार स्तर पर इसका अभी कोई ऐसा डाटा नहीं कि 15 तारीख से फिर से लॉकडाउन होने वाला है। ठीक है, तो आप वहाँ पर ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट, इंक्लूड कोटा रिलेटेड लॉ इन 9th शेड्यूल। तो कल एक सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया था कि आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं है ना, रिजर्वेशन नॉट अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक आता है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका में इसको बिल ऑफ राइट बोलते हैं, अमेरिका में इसको बिल ऑफ राइट बोलते हैं। और पहले हमारे 7 थे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, अब 6 हैं। 7वां कहाँ गया, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको छीन लिया गया, 1978 में हुआ था। ये था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को हम लोग से छीन लिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, तो अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 के तहत आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसको भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया था। याद रखिएगा क्वेश्चन में लिखा रहे कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, तभी आर्टिकल 32 को मारेंगे, नहीं तो प्रियम्बल को बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि कई लोग प्रियम्बल को बोलते हैं संविधान का आत्मा, लेकिन भीमराव अम्बेडकर स्पेशल बोलते हैं कि आर्टिकल 32 संविधान का आत्मा है। ठीक है, तो यहाँ पे 9th शेड्यूल का चर्चा हुआ है, तो हम लोग 9th शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे संविधान में 8 शेड्यूल ओरिजिनल थे, अभी 12 शेड्यूल हैं। पहले 8 शेड्यूल थे, अभी 12 शेड्यूल है। तो हम लोग बात करते हैं 4 शेड्यूल कहाँ से आके मतलब ऐड हो गया। तो 9th शेड्यूल ऐड हुआ था पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब जब पहली बार संविधान का संशोधन हुआ था उसी समय 9वां शेड्यूल ऐड हो गया था। ठीक है, हम 9वां शेड्यूल पर भी विशेष में चर्चा करेंगे। 10वां शेड्यूल कब ऐड हुआ था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, जब संविधान में 52वीं संविधान संशोधन हुआ, 52 बार संविधान जब संशोधन हुआ, तो राजीव गांधी के द्वारा 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। इसमें दल बदल कानून है। ठीक है, यदि कोई मतलब पार्टी बदल लेता है तो उसको इस कानून के तहत सजा मिलेगा, जो भी होगा। 11वां शेड्यूल जो होगा वो 73वां संविधान संशोधन के तहत ऐड किया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था 11वां शेड्यूल। इसके तहत पंचायती राज का सिस्टम है। और जो 12वां शेड्यूल है, 12th शेड्यूल जो अभी सब लेटेस्ट में है, इस 24th के ऐड किया था, मतलब 11वां 73 और 12वां 74 ये पंचायत से, म्यूनसिपैलिटी से है। ठीक है, तो ये था मतलब कि शेड्यूल कैसे कैसे बढ़े हैं। अब हम लोग 9th शेड्यूल पे आते हैं। तो 9th शेड्यूल सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसी से ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल में यहाँ पे बोला गया कि कोटा रिलेटेड जितने भी लॉ हैं, माना आरक्षण से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं, सबको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। किसका कहना है, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो अध्यक्ष हैं रामविलास पासवान, उनका यह कहना है। अभी हमारे मतलब कि केंद्र में मंत्री भी हैं, खाद्य मंत्री हैं, फूड मिनिस्टर हैं। ठीक है, और इनका कहना है कि जो भी आरक्षण से रिलेटेड 9th शेड्यूल में रख दिया जाए। तो 9th शेड्यूल में रखने से होगा क्या, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। तो ये कहना गलत है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, जैसे बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू ताकि ना हो, तो ये कहना गलत है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू होता है लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाता है। नॉर्मली जो लॉ है वो जुडिशियल रिव्यू उस पर आसानी से होता है। ठीक है, लेकिन किसी लॉ को यदि 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो जुडिशियल रिव्यू फिर उस पर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है।
100% तो नहीं बार कर सकते, कह रहा है बार देम फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू को रोकने के लिए। तो 100% किसी भी कानून को आप जुडिशियल रिव्यू के तहत नहीं रोक सकते हैं, लेकिन 9 शेड्यूल में डाल देने पे थोड़ा सा रुक जाता है, एक दो बैरियर आ जाता है उस पर, तो जुडिशियल रिव्यू वहाँ पे आसान नहीं होता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो हमारा जो जुडिशियरी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, हर एक लॉ को देखती है कि क्या ये संविधान के अनुसार है कि नहीं, मतलब कि संविधान में जो नियम कानून है उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। यदि नहीं फॉलो करता है तो फिर उसको बोलेगी कि ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ जो 99वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था, इसमें एनजेएसी बनाने की बात किया गया था। एनजेएसी क्या है, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, मतलब कि जज का अपॉइंटमेंट करने के लिए कमीशन बनाने की बात किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं संविधान के हिसाब से नहीं है, इसलिए स्ट्रक डाउन। तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वहीं पे हटा दिया गया, ठीक है। तो उसी तरीके से हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी जुडिशियल रिव्यू को रिजर्वेशन हटा दिया जाए, मतलब रिजर्वेशन का जुडिशियल रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट बोले कि रिजर्वेशन अब नहीं देना है कंट्री में, है ना। तो इसी डर के कारण 9th शेड्यूल को में डालने की बात किया जा रहा है कि जुडिशियल रिव्यू से रोकने के लिए 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए जो भी मतलब कि आरक्षण से रिलेटेड कोटा है, ठीक है। तो ये था 9th शेड्यूल के बारे में, पहला ही संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था, ठीक है। और इसमें कई लॉ हैं, जैसे ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारे लॉ हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है कि बीजेपी का कहना है कि नहीं है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के कहने दो, हम लोग कोटा के सपोर्ट में है, ठीक है। कमिटेड टू कोटा बीजेपी थी। बीजेपी की जो चीफ है जगत प्रसाद नड्डा, जेपी नड्डा, जो पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे पिछले 2014 से 19 वाले सेक्टर में, है ना, पहला जो इंडिया गवर्नमेंट था, अभी जो है बीजेपी के अध्यक्ष है, केंद्र में मंत्री है नहीं है। उनका कहना है कि हम आरक्षण के प्रति कमिटेड है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, 9th शेड्यूल में नहीं भी जाएगा तो हम आरक्षण को और बढ़ाइए देंगे, घटाने की तो बातें छोड़ दो। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेशल रिक्वेस्ट है ना, तो यहाँ पे इसके तहत इंडियन एक्सप्रेस में आया था। एक्चुअली इसमें कहा क्या गया है, हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल का तो कार्यकाल फिक्स नहीं होता, याद रखिए इनका कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना पेमेंट ना कार्यकाल। प्रेसिडेंट का जब मन करेगा इनको हटा सकते हैं, और इनका जो पेमेंट होता है केस टू केस बेसिस पे डिफाइन होता है, मतलब कि प्रेसिडेंट का जब अपॉइंटमेंट होता है उसी समय नेगोशिएट किया जाता है प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल के बीच में कि हम कितना पेमेंट लेंगे, हम या फिर ही बोलते हैं हम इतना देंगे, है ना। और दोनों पे कॉन्सेंसस जब डेवलप होता है तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल मतलब कि वहाँ पे किया जाता है अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति। तो इनका पेमेंट संविधान में फिक्स नहीं है, फिर कहीं भी इनके जिक्र नहीं किया गया है पेमेंट के बारे में। अटॉर्नी जनरल का तो जिक्र है संविधान में, लेकिन सॉलिसिटर जनरल एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। तो सॉलिसिटर जनरल का पेमेंट, टेन्यूर सब कुछ डिस्कस किया गया है उस एक्ट में जिसके तहत सॉलिसिटर जनरल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा परंपरा बन गया है कि जो भी सॉलिसिटर जनरल का होगा उसी के हिसाब से अटॉर्नी जनरल का पेमेंट तय हो जाएगा। तो सॉलिसिटर जनरल का टेन्यूर वहाँ पे बोला गया 3 साल का है, तो वो एक परंपरा बन गया कि अब अटॉर्नी जनरल का भी जो होगा 3 साल का ही होगा, टेन्यूर जो होगा 3 साल का ही होगा। ऐसा हम जैसे बताएं कि अटॉर्नी जनरल का टेन्यूर कहीं नहीं लिखा गया है कि 3 साल का होगा, सॉलिसिटर जनरल का लिखा गया है कि 3 साल का होगा, तो मान लिया गया कि अटॉर्नी जनरल को भी 3 साल ही रहना चाहिए। बस एक ऐसा परंपरा बन गया, एक ट्रेडिशन बन गया, ठीक है। तो अभी जो हमारे अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, तो याद रखिए कि हमारे अभी अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल। इनका 3 साल पूरा होने वाला है 30 जून को 3 साल पूरा होने वाला है, ठीक है। इनका उम्र भी 90 साल होने वाला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उम्र भी हो चुका है, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि अब हम रिटायर हो जाए, मतलब हमारा टेन्योर बढ़ाया नहीं जाए। के वेणुगोपाल चाहते हैं कि हमारा टेन्योर बढ़ाया नहीं जाए, लेकिन जो हमारे मतलब जो गवर्नमेंट है, कहने मतलब जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट तो गवर्नमेंट के मतलब कि उन्हीं के सलाह पे काम करते हैं ना, उनके एडवाइस पे। तो उनका कहना है कि नहीं इनको बढ़ाया जाए, इनका टेन्योर बढ़ाया जाए। टेन्योर बढ़ाने के पीछे क्या रीज़न है, तो जो एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 370 को हटाने ये सब के विरोध में जो केस किया गया है इंडियन गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जो भी केस किया गया है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं केंद्र सरकार को, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, केंद्र सरकार पे यदि कहीं केस होता है तो वहाँ पे केंद्र सरकार के तरफ से बोलना, ठीक है, केंद्र सरकार के तरफ से बोलना अटॉर्नी जनरल का काम होता है। इनको हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, और सॉलिसिटर जनरल को हेल्प करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि सॉलिसिटर जनरल स्टैट्यूटरी पोस्ट है। सॉलिसिटर जनरल का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, अटॉर्नी जनरल का जिक्र है आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का जिक्र है, याद रखिएगा आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का जिक्र है, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल विंस वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है जीता गया है किनके द्वारा, तो एक सॉइल साइंटिस्ट है रतन लाल। इनको पहले भी कई इनाम मिल चुका है इंडिया इंटरनेशनल हर लेवल पे, ठीक है। तो काफ़ी मतलब कि जाने माने एग्रीकल्चरिस्ट हैं। तो इस अवार्ड को जो है वर्ल्ड फूड प्राइज को नोबेल भी बोला जाता है एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो नोबेल जो 6 ही फील्ड में दिया जाता है ना, कौन कौन, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, बायोलॉजी नहीं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं, उसको बोलिए मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन। उसके बाद फिर आता है पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, ठीक है।
तो 6 फील्ड में दिया जाता है नोबेल। तो जैसे फिर हर एक फील्ड में जैसे जो भी हाई लेवल का प्राइज होता है उसको तुलना कर दिया जाता है कि उस फील्ड का नोबेल है। जैसे एशिया का नोबेल बोला जाता है रैगमन मैग्सेसे प्राइज़ को, जो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस के एक प्रेसिडेंट थे मैग्सेसे, उन्हीं का नाम पे दिया जाता है। उसी के अलावा फिर जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज़, ठीक है, तो इसको बोल दिया जाता है कि एग्रीकल्चर के फील्ड का नोबेल है। उसी तरह से एक एबेल प्राइज़ होता है, एबेल प्राइज़ है ना, ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है सबसे टॉप लेवल के, इसको मैथमेटिक्स का नोबेल बोल दिया जाता है ना। तो इस तरीके से हर फील्ड का अपना अपना नोबेल आजकल हो गया। तो एग्रीकल्चर का नोबेल बोला जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज़ को। एक किनको दिया गया, तो अभी जो है डॉक्टर रतनलाल को दिया गया, जो 76 ईयर के हैं और इंडिया के हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, एक प्राइड मूवमेंट हम लोग के लिए। दिया किसके द्वारा जाता है, तो वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और वाशिंगटन में दिया गया, ऑनलाइन सेरेमनी हुआ था कोविड-19 के कारण, ठीक है। तो ये था इनके बारे में। इनका जन्म पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है, हालांकि अभी इंडियन ही है, ठीक है। मतलब कि इनका जन्म जहाँ हुआ था वो पाकिस्तान में चला गया है, ये इंडियन ही है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस 500 बिलियन। तो 2-3 दिन पहले हम लोग डिस्कस किए थे फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, एकदम डिटेल में डिस्कस किए थे। तो वहाँ पे था यही अंदाज लगाया था कि बहुत जल्दी हम लोग 500 बिलियन को क्रॉस करने वाले, तो 500 बिलियन क्रॉस करने वाले ने अब कर चुके हैं। 5 जून का ये न्यूज़ है, मतलब लगभग 8 दिन पुराना ये न्यूज़ है। 5 जून का न्यूज़ आया है कि 501.70 बिलियन हो चुका है, इस तरीके से देख सकते हैं, है ना। तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ता जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने का मेन रीजन क्या क्या, तो एफपीआई का फ्लो हमारे कंट्री में बढ़ा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, तो कैश मनी के रूप में इन्वेस्ट किया जाता है, उसको हम लोग एफपीआई बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। विदेशियों के द्वारा कैश के रूप में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एफडीआई और एफपीआई दोनों में काफ़ी अंतर है, ठीक है। एफडीआई थोड़ा परमानेंट होता है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, एफपीआई कमजोर होता है उसके मुकाबले, क्योंकि कभी भी लेके भाग सकते हैं। मतलब कि कोई आदमी इन्वेस्ट किया है इंडिया में एफपीआई के रूप में, तो कभी भी अपना पैसा वापस ले सकता है। लेकिन एफडीआई जब आया है तो उसको वापस ले जाने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए एफपीआई को हॉट मनी बोलते हैं। हॉट मनी मतलब कभी भी ये इंडिया से बाहर जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग उस पर भी नहीं जाएंगे। एफपीआई का इनफ्लो इंडिया में बढ़ा है, हालांकि मूडीज के द्वारा रैंकिंग घटाया गया था, BAA3 कर दिया गया था, पहले BAA2 था, ठीक है। तो BA2 जो स्टेबल होता है, BA3 निगेटिव होता है। स्टेबल कहने मतलब कि ये मूडीज ये बताना चाहता है इन्वेस्टर को कि आपका पैसा बढ़ना है गारंटी नहीं है, लेकिन घटेगा नहीं है, स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो लोग इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं चलो कुछ रिस्क है, लेकिन BA3 का मतलब होता है कि आपका पैसा निगेटिव में जाएगा। आप यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको घाटा ही लगेगा, फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मूडीज के रैंकिंग को इग्नोर करते हुए, है ना, मूडीज को पे भरोसा ना करते हुए मोदी पे भरोसा करते हुए लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, ठीक है। मूडीज का जो रैंकिंग था उसको इग्नोर करते हुए मोदी पे भरोसा करते हुए इंडिया में इन्वेस्ट किया गया एफपीआई, और इंडिया में अभी एफपीआई इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। उसके अलावा बहुत सारे बहुत सारे कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। जैसे अभी जियो अपना लगभग 20% स्टेक बेचा है, तो भी पैसा जो विदेश से आया वो भी एफपीआई में, मतलब कि यहाँ पे इंक्लूड हुआ फॉरेक्स रिजर्व में, ठीक है। इसके अलावा अभी पेट्रोल और पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट बिल कम हुआ हम लोग का, क्योंकि लॉकडाउन के कारण खपत नहीं हुआ तेल का, और तेल का प्राइस भी कम गया, है ना। तो दोनों रीजन से हम लोग का जो इंपोर्ट बिल था, जो बाहर पैसा भेजना पड़ता था डॉलर, उसका संख्या कम गया, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड हुआ। उसके अलावा कई लोग विदेश घूमने जाते थे तो वहाँ पे डॉलर खर्च करते थे, तो उसमें हमारा फॉरेक्स रिजर्व कमता था। तो अभी लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद है, तो वो पैसा बच रहा है। फिर विदेश में लोग पढ़ने जाते थे, वो पैसा बच रहा है। तो कुल मिला करके देखा जाए तो इस तरह बहुत सारा फैक्टर हम लोग 2-3 दिन पहले काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे कि स्लो डाउन के बावजूद हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्यों बढ़ रहा है, बढ़ने का क्या फ़ायदा है ना। तो ये सब हम लोग डिस्कस किए थे, यदि आप नहीं देखें तो पीछे देख लें, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले के ही न्यूज़ में आया था, ठीक है। तो अभी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है ये 500 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। फॉरेक्स रिजर्व में आता क्या है, 31 मई के मतलब 7 मई के जो 7 जून का था, है ना, 7 जून का न्यूज़ डिस्कशन, वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस किए थे फॉरेक्स रिजर्व को काफ़ी डिटेल में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व में आता क्या क्या है, तो सबसे पहले तो गोल्ड आता है, ठीक है, गोल्ड आता है। उसके बाद फॉरेन करेंसी आता है, मतलब आरबीआई के पास। फॉरेक्स रिजर्व को हमारे कंट्रोल कौन करता है, तो आरबीआई कंट्रोल करता है, याद रखिएगा, आरबीआई कस्टोडियन है फॉरेक्स रिजर्व का। तो फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी आता है। फॉरेन करेंसी कोई भी हो सकता है, विदेश का कोई भी करेंसी, डॉलर, येन, युआन, पाउंड, है ना, हर चीज़ हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डॉलर ही होगा। उसके अलावा गोल्ड आता है। उसके अलावा एसडीआर आता है। एसडीआर क्या होता है, तो स्पेशल ड्राइंग राइट, आईएमएफ का करेंसी की तरह होता है। उसके अलावा इंडिया का आईएमएफ में कुछ रिजर्व है, मतलब कि हर एक कंट्री का आईएमएफ में कुछ रिजर्व होता है, तो रिजर्व इन द आईएमएफ वो भी फॉरेन करेंसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, फॉरेक्स रिजर्व में इंक्लूड किया जाता है। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज से बनाया गया फॉरेक्स। तो याद रखिएगा 500 बिलियन डॉलर को पहली बार हम लोग क्रॉस किए हैं, ठीक है। तो ये था फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। तो इसी के साथ आज के न्यूज़ डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।